हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर करेंगे। हम पहले 3 चैप्टर कर चुके हैं, तो ये हमारा 4th चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। इससे पहले हमने देखा था जो नए साम्राज्य थे उनका शासन कैसा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका शासन कैसा था। अभी हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां पर लोग और संस्कृतियां में इतनी विविधताएं थी, शासन करना बहुत ही कठिन था। तो देखिए, इतने बड़े साम्राज्य पर जिसमें हर एक लोग की अपनी संस्कृति है, हर एक समुदाय जो है, हर एक समाज अपनी अपनी संस्कृतियों पर मतलब उनमें इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उन पर एक तरीके से एक ही पर्सन के द्वारा शासन करना मुश्किल था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों से पहले भी जो सुल्तान थे उन्होंने जो साम्राज्य किए अपने स्थापित किए थे, उसके बाद अब मुगलों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना जाता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। मतलब मुगलों ने दिल्ली और आगरा से सबसे पहले अपने राज्य की शुरुआत की थी। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पूरे उपमहाद्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी वैसे ही टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता ना रख सके। मतलब जो मुगल साम्राज्य ने जो भी उनके विचार थे, जो भी उन्होंने शासन संबंधी जो नीतियां लागू की, उनके बाद जितने भी राज्य आए सभी ने उनको फॉलो किया था। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान, जो मुगलों का निवास स्थान क्या था, दिल्ली का लाल किला, वहां पर जो राष्ट्र को पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो ये मुगलों के द्वारा बनाया गया था लाल किला। तो ये मुगलों का एक प्रमुख जो शासन का केंद्र था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली का लाल किला। अब देखिए मुगल कौन थे। मतलब हमने मुगल सुना तो है कि मुगलों का शासन या मुगलों का जो काल था ना, पर मुगल कौन थे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मतलब उनकी जो एक पीढ़ी चली आ रही थी, 2 महान शासक थे। माता की तरफ से वे मंगोल शासक थे और चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया करते थे, उनके उत्तराधिकारी थे। मतलब जो चंगेज खान थे उनके वंशज से उनकी मां थी मंगोल शासक, तो वो माता की तरफ से मंगोल जाने जाते थे। और इन्होंने मध्य एशिया पर मतलब कुछ भागों पर राज किया था चंगेज खान ने। और पिता की तरफ से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की की अगर हम बात करें तो उनके जो शासक थे तैमूर, उनके वंशज थे। मतलब मुगल ऐसे आप कह सकते हैं मुगल। तो माता उनकी जो थी चंगेज खान के परिवार से थी और जो पिता थे वो तैमूर शासक के मतलब वंशज थे। ठीक है। और तैमूर जो शासक थे उनकी मृत्यु 14 से 4 में हो चुकी थी। परंतु जो मुगल थे अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक था। उन्होंने बहुत से लोगों को मारा पीटा, मतलब बहुत ही लोगों पर अत्याचार किए थे। तो वो खुद को चंगेज खान की तरफ से मतलब अपनी माता की तरफ से खुद को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित उनकी जो कहानियां थी, मतलब उनकी जो बातें थी। चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक था और उन्होंने बहुत से व्यक्तियों का नरसंहार किया था, जिस वजह से उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। ये जो स्मृतियां, जहां पर इन चीज़ों का हमें प्रूफ मिलता है, मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, खुद को प्राउड फील करवाते थे, क्योंकि उन्होंने इस महान पूर्वज के 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मतलब इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1398 में, तो वो खुद को तैमूर के वंशज कहलवाना पसंद करते थे। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या है, तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राट का एक लघु चित्र है। मध्य में जो बीच में तैमूर है और उसका पुत्र मीरान शाह है दाहिनी ओर। इसके राइट साइड, ये इसके राइट साइड पुत्र इसका जो है वो है मीरन शाह। ठीक है। और उसके बाद जो है अबू सैद, फर्स्ट यहाँ पर देखिए मीरन शाह, अबू सैद,
और तैमूर की बाईं तरफ देखा जाए तो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा ये है बाबर के जो परदादा हैं, बाबर के दादा लगते हैं, ये हैं। और चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उनकी दाईं ओर उनके उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरे चित्र में उनकी पूरी वंशावली दी हुई है तैमूर शासकों की, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वंशावली का जो चित्र बनवाकर प्रदर्शित किया था, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। जितने भी मुगल शासक थे उन्होंने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। अब देखिए सैन्य मुगल अभियान, जब मुगल शासक आए थे, जब मुगलों का समय चल रहा था, तो सबसे पहले आते हैं मुगल शासक बाबर, जो 1526 से 30 तक। उन्होंने जब 1494 में फरघाना राज्य को उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र जो थी सिर्फ 12 वर्ष की आयु थी उनकी। मंगोलों की दूसरी शाखा जो उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसकी अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि मंगोलों की जो उज़्बेक थे, है ना, मंगोल भी जो थे वो दो, एक तो मुगल और दूसरे उज़्बेक थे। तो उज़्बेकों ने उन पर आक्रमण किया, फिर उन्हें वहां पर अपनी गद्दी छोड़ दी। अनेक वर्ष वो काफ़ी भटका इधर उधर, ठीक है। उसके बाद 1504 में फिर काबुल पर कब्जा कर लिया था बाबर ने, और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को में अपना कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल फौज सैन्य अभ्यास जो होता था, इसके बारे में भी हम देखेंगे। जो तालिका एक दी हुई है, मतलब कि जो ये है मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से देखना आपको कि आपने ध्यान दिया होगा कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी ध्यान देना होगा। मतलब कि जब बाबर ने अफगान पर कब्जा किया था उसके बाद उन्हें फिर अफगान के शासकों का बहुत ही खतरा था, और उसके साथ ही मेवाड़ मारवाड़ जो थे उनके संबंध उन्होंने अच्छे बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनकी ऐसी टेक्निक होती थी कि अगर हम इनसे नहीं जीत पाए तो हम इनके साथ अच्छे संबंध बना लें और वैसे हम उनका धीरे धीरे करके उनका क्षेत्र अपने हाथ में ले लेंगे। सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में अंतर भी था कुछ। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण में दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था? तो ये प्रश्न है, लेकिन पहले हम चैप्टर देखते हैं फिर देखेंगे इन प्रश्नों को। अब देखिए, युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। बाबर के साथ आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था, और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोलीबारी का पहली बार यूज किया गया था बाबर के द्वारा। इसका बाबर ने यूज किया था पानीपत की पहली लड़ाई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल सम्राट दिया हुआ है, प्रमुख अभियान और घटनाएं दी हैं। बाबर जो 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और उसके अफगान समर्थकों को हरा दिया था। फिर 1527 में खानुवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। 1528 में फिर चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण इन्होंने स्थापित कर लिया था। उसके बाद आता है हुमायूं, बाबर का बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से 45 तक, और कभी ये भी कहा जाता है कि 30 से 40 तक 10 साल तो ये रहा था, लेकिन उसके बाद फिर 55 से 56 तक भी ये रहा था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला था। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था, क्योंकि उनका जो भाई था वो उसका साथ नहीं दे रहा था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में और 40 में कन्नौज में। इन हार के कारण उसे ईरान की ओर फिर भागना पड़ा। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और 1555 से दिल्ली पर फिर दोबारा कब्जा कर लिया था, परंतु अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है अकबर, हुमायूं का बेटा। अकबर 13 वर्ष की आयु में जो अकबर वो सम्राट बनता है। उसने शासनकाल को 3 अवधियों में बांटा जाता है। पहला है
1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों, चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। तो ये इसका पहला काल था जब उसने रणथंभौर, चित्तौड़ पर कब्जा किया था। दूसरे समय 1570 और 85 के बीच गुजरात के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ता है और इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। फिर इसके बाद 1585 से 1605 के बीच अकबर का जो साम्राज्य का विस्तार होता है, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए जाते हैं। सफाविद को हराकर कंधार पर कब्जा कर लेता है और कश्मीर को भी साथ में जोड़ लेता है। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की जो सत्ता थी वो राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि राजकुमार सलीम खुद शासक बनना चाहता था। यही सलीम आगे चलकर फिर इसको जहांगीर का नाम दिया जाता है। तो ये बहुत क्रूर शासक बनता है। अब देखिए जहांगीर आता है। फिर जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिख, अहोम, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो सफल नहीं हुए थे। जहांगीर के शासक के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया था, फिर उसने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने की भी कोशिश की, लेकिन फिर वो असफल रहे थे। फिर आता है शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जो थे वो जारी रहते हैं, क्योंकि ये जब एक मुगल के द्वारा स्टार्टिंग में जब बाबर के द्वारा कुछ भी नीतियां चलाई गई थी, उसके बाद फिर इन्होंने वही नीतियों को फॉलो करना शुरू कर दिया। बस सत्ता की लड़ाई थी, तो फिर वो अपने भाइयों और सभी को आपस में मतलब एक दूसरे को मारने की तलाश में रहते थे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और फिर वो हार गया था। शाहजहां अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा हो गया था। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ था, जो कि असफल रहा और कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया था। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। फिर 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई होती है और औरंगजेब की जीत हो जाती है, जहां पर उसने दारा सिकोह समेत अन्य अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। इसके बाद आता है औरंगजेब। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम हार जाते हैं, परंतु 1680 में फिर दोबारा विद्रोह करते हैं और उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिलती है। मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण ये था कि उनकी आंतरिक रणनीति मतलब राजनीति और उत्तराधिकार के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र का शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए थे। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और उसने मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था। मतलब जो अकबर था उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे फिर मराठा और दक्कन के जो सुल्तान थे उनको समर्थन देते हैं और वे सफाविद ईरान फिर भाग जाता है। अकबर के विद्रोह के बाद क्या होता है कि औरंगजेब ने दक्कन के जो शासक थे उनके विरुद्ध सेना भेजी। 1685 में बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठे छापामार पद्धति का प्रयोग किया और विरुद्ध अभियान चलते रहे और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम, दक्कन और मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। मतलब जब भी मुगलों का जो शासक था उन्होंने अपना साम्राज्य को फैलाने के लिए आसपास के जितने भी शासक थे, जो मराठे थे, सिख थे, अफगान थे, है ना, जो भी थे राजपूत थे, तो उन सभी को साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबर का जो शासन था, इतने बड़े साम्राज्य था यहाँ तक फैला हुआ था अकबर का शासन। आप देख सकते हैं इधर अफगानिस्तान में भी थोड़ा, पाकिस्तान में, और इधर मध्य भारत के बीच, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और आज का जो बांग्लादेश है वहाँ तक फैला हुआ था ये पूरा जो अकबर का शासन। अब देखिए उत्तराधिकार की जो मुगलों की परंपराएं क्या थी। मुगल जो थे ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें बड़े पुत्र को अपने पिता का जो उत्तराधिकारी बनाया जाता था, इस चीज़ में यकीन नहीं करते थे, बल्कि वे सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का जो विभाजन था, जितने भी पुत्र हैं उन सभी में बराबर बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एक राजा है, उनके 4 पुत्र हैं और जो ये सबसे बड़ा है तो इसको सारी जायदाद है, इसको उत्तराधिकारी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो ये राजा है इनकी जो जायदाद है इन चारों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी, मतलब एक 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 सभी को ये राज्य या प्रांत दिए जाएंगे। तो इसको सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रणाली कहा जाता है। अब देखिए राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, मतलब जो राजपूतों के साथ जो मुगल होते हैं ना, अपने अच्छे संबंध बनाने शुरू कर देते हैं। जहांगीर की जो माँ थी कछवा की राजकुमारी थी, और अंबर यानी कि वर्तमान में जयपुर का जो क्षेत्र है उसके राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो आप देख सकते हैं जो मुगल थे उनकी जो रानियां होती थी वो राजपूतों की थी, क्योंकि उन्होंने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि वो उनका जो क्षेत्र था वो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। मुगलों के बाकी शासकों के साथ संबंध कैसे थे। मुगलों ने उन शासकों के साथ विरुद्ध लगातार अभियान किए थे जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। मतलब कोई खुद ऐसे वंश थे, कुछ ऐसे जो शासक थे जिन्होंने खुद से मुगलों के साथ संबंध अच्छे बनाए थे। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपने पुत्रियों के विवाह किया था और उच्च पद प्राप्त करने के लिए ये सब करते थे, परंतु कई लोगों ने इनका विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से मना करते रहे, परंतु जब वे हार गए तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया था और उनकी जागीरें यानी कि वतन जो उनका क्षेत्र था जागीर के रूप में वापस कर दी। हार के बाद परंतु उन्हें अपमानित नहीं किया था और सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल सम्राट भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए थे। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन नहीं था, मतलब कठिन था, इतना आसान नहीं था। अब देखिए मुगलों में एक और जो प्रथा चल रही थी, मनसबदार और जागीरदार की एक नीतियां इन्होंने चलाई थी। जैसे जैसे उनका साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों में मतलब मिलता गया, उनका क्षेत्र जो साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों को सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा अन्य समूहों को भी मिला लिया था। मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए थे। मतलब जो मुगलों की सेवा करते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, और यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मतलब जिसके जरिए उन्हें पद, पोस्ट कौन सी दी जाएगी, सैलरी कितनी होगी और उनका उत्तरदायित्व सैन्य में उसका क्या स्थान रहेगा, ये सभी निर्धारित किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। जात की संख्या जितनी ज़्यादा होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ज़्यादा होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों की निरीक्षण के लिए लाते थे और अपने सैनिकों के घोड़े के दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी होता था। इन कठिनाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जात कैसे, जात श्रेणियाँ क्या थी। 5000 जात वाले अभिजातों को दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा उनका दर्जा ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे इनकी मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई और 79 हो गए थे।
अब देखिए मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। जो इक्ता थे वो उनके इक्वल थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से अलग थे। वे अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था। मतलब उन्हें जो जागीर, जो जमीन, उन्हें जो क्षेत्र दिया जाता था, उन्हें सिर्फ वहां से राजस्व लेना होता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया गया था, ताकि इनका जो राजस्व है मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते स्थिति बहुत बदल गई थी। अब जो प्राप्त राजस्व था मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था और मनसबदारों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हो चुकी थी। अगर ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो उनका वेतन कम हो जाएगा, जिसके कारण उन्हें फिर जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, अपने जो सवारों के साथ मनसबदार जो अभियान पर थे, मनसबदार वो होते थे जो उनके जो सवार थे, उनके साथ मनसबदार होते थे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है शाहजहां के काल में एक चित्र बनाया गया, जहाँ पर जहांगीर के समय भ्रष्टाचार दिखाया गया। एक जो कर अधिकारी, मतलब कर लेने वाला अधिकारी है, ये देखिए, ये गरीब किसानों को ये कर लेने वाला है और ये अपने मनसबदार को दे रहा है, मतलब जागीरदार को। और ये नीचे देखिए, ये जो कर लेने वाला है उसको कितना मार पीट रहा है। अब देखिए जबत और जमींदारी प्रथा क्या थी। मुगलों की आमदनी का मुख्य साधन क्या था? किसानों से उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार, मुगल एक ही शब्द जमींदारी का प्रयोग करते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री जो थे टोडरमल, ये बहुत ज़बरदस्त मतलब मंत्री था। इसने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर लगाया जाता था। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की जो अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को फिर जब्त कहा जाने लगा था, कि जब्त करना। यह व्यवस्था उन स्थानों पर होती थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पर निरीक्षण करना भूमि का बहुत ही मुश्किल था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार बहुत शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। तो धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य का फिर पतन होना शुरू हो गया था। अब देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी में क्या मिलता है। अकबर ने अपने जो करीबी मित्र, उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे, दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने 3 जिल्दों में लिखा था, मतलब 3 यूनिट में। पहला इसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान किया गया, उसकी जो भी वंशज है उनका। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। ये तीसरी जिल्द को आईने अकबरी कहा गया। इसमें अकबर का जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, घराने थे, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा, संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक ये आयाम है, सबसे रोचक मतलब इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही मनपसंदीदा यूनिट ये है। विविध प्रकार की चीजें, जिसमें फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकीय वर्णन किया गया है। तो यह आईने अकबरी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अकबर की नीतियां क्या थी।
प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, मतलब नीतियां बनाई गई थी और इनका विस्तृत अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था, और सूबे के प्रशासक जो थे वो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के काम करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जैसे कि फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है, फाइनेंस ऑफिसर वो होता था, और दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग मिलता था। जैसे कि अन्य अफसर कौन से थे? बख्शी जो सेना का वेतन अधिकारी, जो सेना को वेतन देता था। सदर यानी कि धार्मिक और धर्मार्थ के लिए जो काम किए जाने वाला मंत्री। फौजदार जो सेना नायक था, और कोतवाल पुलिस अधिकारी होता था। तो ये मंत्री उनकी सहायता करते थे सूबेदार की। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का क्या प्रभाव था? मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अधिक वफादार रही थी और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां ने के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक और उसके स्वयं की खिताब उत्कीर्ण थी और दूसरी ओर यह वाक्य कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर ये दिया गया जो दस्तावेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में, ये दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया था, एक फरमान है। और चकोर जो मोहर है ये बताती है कि उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी कि वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो इस पर यह चीज उत्कीर्ण की हुई है। अकबर के अभिजात जो अभिजात होते थे बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, उनके पास बड़ी सेना होती थी, बड़ी मात्रा राजस्व खर्च करते थे। जब तक वफादार रहे साम्राज्य का काम सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। मतलब जब तक जो वफादार रहते थे, जो अभिजात थे, जो भी जागीरदार थे, सामंत थे, तब तक बहुत अच्छे से शासन चल रहा था। लेकिन आगे चलकर उन्हें पता चला कि मुगल साम्राज्य अब पतन की तरफ है, मतलब कमजोर हो चुका है, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी और निजी हितों में कारण कमजोर पड़ गए थे। 1570 में अकबर अब जो फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेजुइस्ट पादरियों, जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। चर्चा इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों और के धर्म रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक नीति और मनताता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या स्वर्त शांति के विचार की तरफ ले गए। सहिष्णुता की ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर में नहीं करती थी, मतलब अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। जो ये धारणा थी सुलह-ए-कुल, ये स्वर्त शांति के विचार की तरफ थी, और ये धर्म जो विभिन्न धर्म के अनुयायी थे उनमें डिफरेंस मतलब भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतांधता मीनिंग क्या है? एक ऐसी व्याख्या या कथन जिसकी अधिकार पूर्ण कहकर ये आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब कोई ऐसी विचार जिस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता और उसे ऐसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया। इबादत खाना में अकबर जो विभिन्न धर्मों के विद्वानियों के साथ ये चर्चा करते हुए ये चित्र दिखाएगी। ये अकबर है और ये बाकी जो विभिन्न प्रकार के पादरी हैं, यहाँ पर जेजुइस्ट हैं, तो और भी जो हैं सभी धर्मों के अनुयायी, उनसे ये बातचीत कर रहे हैं। इनका केंद्र बिंदु भी नीति शास्त्र की व्यवस्था थी जो कि शर्त लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर ध्यान देना था। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर शाहजहां ने भी अपनाया था। जो शासन का सिद्धांत था सुलह-ए-कुल का, तो उसको जहांगीर ने भी आगे चलकर अपनाया था। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों में फारसी में अनुवाद कार्य का संपन्न किया था, मतलब करवाया था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो भी बनवाया था। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वरिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद काम के लिए चुना गया। रजमनामा को महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसको महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चरण मिलता है। सुलह-ए-कुल क्या है? जो ऐसी नीति थी, उसके पुत्र जहांगीर ने इस पर किस प्रकार वर्णन किया।
वो कहता है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। तो ये सुलह कुल का बताया गया है। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल सिद्धांत का पालन किया। मतलब ऐसी थी जहाँ पर सभी धर्मों के लोग, जो भी धर्म को अपनाते थे, सभी धर्मों के लोग अनुयायी मतलब एक बराबर होते थे, उन्हें सिर्फ एक ही माना जाता था। अब देखिए 17वीं शताब्दी में और उसके जो बाद मुगल साम्राज्य कैसे चल रहा था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक वाणिज्यिक समृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया है जैसा कि किस्से कहानियों में बताया जाता था। परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को भी देखकर दंग रह गए थे। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेज से पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आमदनी का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार किसानों को लाभ होता था क्योंकि वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना ज्यादा था कि प्राथमिक उत्पादन, जिसमें किसान शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, इससे जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने का सोचने लगे थे। मतलब नहीं सोच सकते थे, ठीक है, जिन पर बोझ ज्यादा था। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान शिल्पकारों में के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन था और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो सम्राट के सेवक थे खुद ही शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। इसमें कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए, हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया। यदि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, फिर भी 18वीं सदी तक आते आते साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम बता दें कि जो जब मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, जब कमजोर पड़ रहा था, तो जो जितने भी इनके सेवक थे वो खुद अपना साम्राज्य स्थापित करने लग गए थे। अब देखिए उस समय राजा और रानियां, उनकी स्थिति क्या थी। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थी। वहीं पर ऑटोमन तुर्की के जो सुल्तान सुलेमान भी हैं, उनके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की तरफ हुआ था। उसने हंगरी को अपना राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसने फौजों ने बगदाद, इराक में को भी हथिया लिया था। मोरक्को पर उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसका जो लड़ाइयाँ होती हैं, कॉम्पीट होता है, और अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी थी। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया था, क्योंकि उसने शासनकाल में बड़ी संख्या में बड़े कानून बनाए थे। इन नियमों का लक्ष्य था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार भारी करों से बचाया जा सके। मतलब कि उन्होंने जो विधि बनाई थी उसका ये मोटिव था कि साम्राज्य को अच्छे ढंग से चलाया जाए। आगे चलकर जो 17वीं शताब्दी के ऑटोमन क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था का पतन होता है, सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श काल के रूप में याद करते हैं। अकबर के अन्य समकालीन शासक, इंग्लैंड की शासक थी रानी एलिजाबेथ, जहां पर एक तरफ भारत में जो मुगलों का शासन चल रहा था, तो दूसरी तरफ मतलब पूरे जो वर्ल्ड के अन्य भागों में भी चल रहा था। एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी थी, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास था और इससे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक था इवान
इवान चतुर्थ बेसिल जोचिव था, उसको इवान द टेरिबल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरह भारत के एक तरफ तो मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो उसके समकालीन बाकी भागों में भी चल रहा था। तो आप इसको बनाकर देख सकते हैं, मतलब सही जोड़े बनाने हैं इसमें। तो आप देखिएगा मनसब किसे कहते थे, मतलब किसके शासनकाल में थे या किसने बनाए, ये सारे आप अगर कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आपको अच्छे से समझ आ गया चैप्टर। इसके अलावा ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिसमें मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, सवार। जात वो होते थे व्यक्ति जिन्हें सवार दिए जाते थे, सवार में घोड़े मिलते थे और उनके साथ उनके जो घोड़े चलाने वाले शासक थे वो भी दिए जाते थे। सुलह कुल, जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को एक माना जाता था। ज्येष्ठाधिकार, जिसमें बड़े पुत्र को उत्तराधिकार बनाया जाता था। सहदयाद, जिसमें एक अगर राजा उसके चारों पांचों बेटों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। जबत और जमींदारी। तो ये सभी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।